आज अपना टॉपिक है सांप्रदायिकता। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखते हैं कि आखिर सांप्रदायिकता का क्या मतलब है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो देखो इसमें एक शब्द आया है संप्रदाय, और यहाँ पर संप्रदाय का मतलब होता है धर्म। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? धर्म। अब बात करते हैं देखो कि सांप्रदायिकता क्या है। कि अगर आप किसी धर्म विशेष को ज़्यादा महत्व देते हो, तो जब किसी धर्म को अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाए, या फिर उसे विशेष महत्व दिया जाए, विशेष महत्व दिया जाए, तो वहां पर जो भावना पनपेगी वो कौन सी भावना हो जाएगी? सांप्रदायिकता की। तो सांप्रदायिकता का मतलब है कि जब हम किसी धर्म को अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ मान लेंगे और उसे ही ज़्यादा महत्व देंगे, अन्य धर्मों को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, तो हम किसी एक धर्म की बात करेंगे तो इसके आधार पर फिर समाज में, राज्य में संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी। तो भावना कैसी बढ़ेगी? सांप्रदायिकता की भावना बढ़ेगी। तो सांप्रदायिकता की भावना का मतलब है कि धर्म के आधार पर जब हिंसा, संघर्ष शुरू हो जाए तो वो भावना सांप्रदायिकता की होती है। अब हम बात करते हैं कि सांप्रदायिक संगठनों का क्या उद्देश्य है। सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य। कि सांप्रदायिक संगठन है, उनका उद्देश्य क्या है। तो हम यहाँ पर बात करें तो देखो, सांप्रदायिक संगठन कि जो भी धर्म के आधार पर जो संगठन बनते हैं उनका उद्देश्य होता है कि वो शासकों पर, कि जिनकी सत्ता होती है, जिनका शासन होता है, तो शासकों पर दबाव डालते हैं। तो शासकों पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं। तो शासकों पर दबाव डालकर सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। तो शासन सत्ता पर दबाव डालेंगे और दबाव डाल करके सत्ता, प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना इनका उद्देश्य रहता है। अब इसके आधार पर देखो, इनके उद्देश्य के आधार पर अगर हम और बात करें तो इनके उद्देश्य के कारण क्या होता है? समाज जो है उस समाज में क्या पैदा होती है? फूट पैदा हो जाती है। समाज में फूट पैदा होना, तो समाज टूटने लगता है, समाज में फूट पैदा होने लगती है, क्योंकि ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने चाहते हैं, इन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। तो ये तो एक प्रकार से शासन में आना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान में वृद्धि करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। ये है सांप्रदायिक संगठनों का उद्देश्य।
अब सांप्रदायिक संगठनों के उद्देश्य के बाद में आगे हम बात करें तो बात कर लेते हैं कि आखिर ये सांप्रदायिकता का उदय कब हुआ। सांप्रदायिकता का उदय, तो सांप्रदायिकता के उदय की हम बात करें तो ये ब्रिटिश शासन की देन मानी जाती है कि भारत में जो सांप्रदायिकता के जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो कब शुरू होते हैं तो ब्रिटिश शासन में। ब्रिटिश शासन में, अब ब्रिटिश शासन में देखो अंग्रेजों की क्या नीति थी कि भारतीयों को आपस में लड़वा करके लंबे समय तक वो शासन पर अपना अधिकार करना चाहते थे, और उस नीति को हम बोलते हैं फूट डालो राज करो। कि अंग्रेज चाहते थे कि लंबे समय तक भारत पर शासन किया जाए, और उन्होंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब मिलजुल करके रहते थे, और जो भी समस्या आती थी मिलजुल कर उनका सामना करते थे। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें अलग अलग किया जाए, तो फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इन्होंने आपस में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा करके अपने हितों को पूरा किया है, अपने उद्देश्यों को पूरा किया है। तो ब्रिटिश शासन में हमें सांप्रदायिकता का उदय दिखाई देता है। अब देखो आपने अच्छे से पढ़ रखा है कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, जिसको हम बंग भंग बोलते हैं। कि बंग का मतलब बंगाल और भंग का मतलब विभाजन, कि बंगाल के टुकड़े कर दिए गए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के देखो ये बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इस बंगाल वाले क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, इसको दो भागों में बांट दिया 1905 में। और ऐसा किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल को दो भागों में बांट दिया। ऐसा इन्होंने ये कहा कि बंगाल बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से संचालित नहीं हो पा रही है, इसलिए इसका विभाजन किया गया है प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। जबकि ऐसा नहीं था, ये विभाजन इसलिए किया गया ताकि पूर्वी भाग में, ये तो पूर्वी भाग हो गया, पूर्वी भाग में तो कौन थे, मुस्लिम, और पश्चिमी जो भाग था उसमें कौन थे, हिंदू। तो इनको अलग अलग करने के लिए उन्होंने 1905 में क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। लेकिन बाद में बंगाल का विभाजन होने के बाद में हिंदू मुसलमानों दोनों ने मिलकर के इसका विरोध किया, लंबा संघर्ष चला, और 1911 में इसे क्या करना पड़ा, हटाना पड़ा। बंगाल का जो विभाजन था उसे क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। तो इस प्रकार से इनकी नीति थी कि इन दोनों को अलग रखा जाए। ऐसे आगे बात कर लेंगे सांप्रदायिकता का। फिर और क्या हमें देखने को मिलता है, तो आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ये मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने 1940 में एक सिद्धांत दिया था जिसे द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा जाता है। द्विराष्ट्र सिद्धांत। और आखिर ये द्विराष्ट्र सिद्धांत है क्या, तो देखो ये कब दिया गया, 1940 में। द्वि का मतलब दो, राष्ट्र का मतलब देश। कि इस सिद्धांत के माध्यम से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी बात रखी कि हमें तो अलग देश चाहिए, अलग राज्य चाहिए। किसके लिए, मुसलमानों के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत जो है वो भारत हिंदुओं का देश है, भारत में हिंदुओं को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए हमें तो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए। और ये जो सिद्धांत था उसी को द्विराष्ट्र सिद्धांत कहा गया। और 1940 में किसके माध्यम से दिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से दिया गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये सांप्रदायिकता का उदय हमें दिखाई देता है। शुरुआत ब्रिटिश शासन में हुई, बंगाल का विभाजन हुआ, आगे जाकर के द्विराष्ट्र सिद्धांत के माध्यम से फिर 1947 में भारत का विभाजन किसके आधार पर हो गया, सांप्रदायिकता या धर्म के आधार पर हो गया। तो ये सांप्रदायिकता का उदय। फिर हम बात करते हैं कि सांप्रदायिकता के कौन कौन से कारण हैं।
तो सांप्रदायिकता के कारण। क्या आखिर ये सांप्रदायिकता का उदय हुआ उसके मूलभूत बिंदु कौन कौन से हैं? अगर हम पहले बिंदु की बात कर लें तो पहला बिंदु कहता है विभाजन की कटु स्मृतियां। विभाजन की कटु स्मृतियां। देखो, भारत का जो विभाजन हुआ किसके आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। कि विश्व का एकमात्र ऐसा विभाजन जो धर्म के आधार पर सबसे बड़ा विभाजन माना जाता है, वो किसका माना जाता है? भारत का माना जाता है। 1940 में अभी हमने बात की द्विराष्ट्र सिद्धांत आ गया, लेकिन फिर भी भारत के विभाजन की बात नहीं हो रही थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत का क्या हो? विभाजन हो। इसलिए परेशान होकर के 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग इस मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और किसने की? सलीमुल्लाह खां। तो सलीमुल्लाह खां के माध्यम से 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य क्या था? कि मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई और 1940 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत आ गया, लेकिन फिर भी भारत का विभाजन नहीं हो रहा था। तो 16 अगस्त 1946 को लंबे स्तर पर सीधी कार्रवाई मनाई गई। तो 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया। और इसके माध्यम से पंजाब है, कलकत्ता है, इन स्थानों पर लगभग पूरे भारत में संघर्ष हुआ और कत्लेआम चारों तरफ हो गया। जब इससे काफ़ी ज़्यादा हिंसा होने लगी तो कांग्रेस को भी सोचना पड़ा कि क्यों ना भारत का विभाजन कर दिया जाए। फिर 1947 में भारत का क्या हो गया? विभाजन। किसके आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। और 80 लाख आबादी का स्थानांतरण हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। और इसमें आपको पता है 5 से 10 लाख लोग मारे गए। तो विश्व का धर्म के आधार पर सबसे बड़ा विभाजन भारत का माना जाता है। 5 से 10 लाख लोग मारे गए, हिंसा फैल गई चारों तरफ हिंसा होने लगी, अपहरण, बलात्कार। तोड़फोड़। तो ये जो घटनाएं घटित होने लगी, तो विभाजन की कटु स्मृतियों की हम बात कर लें तो ये जो सभी चीज़ें हैं, धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, विभाजन हुआ, चारों तरफ हिंसा, अपहरण, तोड़फोड़, ऐसी घटनाएं हुई। तो इसके कारण धर्म के आधार पर जो हिंसा है उसको बढ़ावा मिला। तो सांप्रदायिकता का एक कारण विभाजन की कटु स्मृतियां मानी जाती हैं। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों के स्वार्थ आ जाते हैं। राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थ। अब देखो, राजनीतिक दल जो हैं वो क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं कि पार्टी का हित पूरा होना चाहिए, चाहे देश का भला हो या नुकसान हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो राजनीतिक दल। अब हुआ क्या कि देखो, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में भी भारत में धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर क्या बनने लगे? राजनीतिक दल बनने लगे।
पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण हुआ किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। कुछ की हम बात कर लें, जैसे अभी हमने पढ़ा कौन? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, धर्म के आधार पर हुई थी। फिर जमात इस्लाम, ये भी धर्म के आधार पर ही बना। एक सिमी संगठन या विद्यार्थी संगठन, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? सिमी। तो ये जो संगठन बने, ये किसके आधार पर बने? धर्म के आधार पर बने। और इनका उद्देश्य भी यही हो गया कि अब अपने धर्म के हितों को पूरा करने के लिए कार्य करने लगे। तो यहाँ पर राजनीतिक दल धर्म के आधार पर बने और अपने स्वार्थ के लिए वो कार्य करने लगे, जिसमें समाज की जो स्थिति थी वो विपरीत हो गई। जो भाईचारे की भावना थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो ये सभी चीज़ें किसके आधार पर हुआ? राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थ के आधार पर। फिर अगर अगला बिंदु हम लें तो बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र। कि पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि भारत में शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से संचालित हो। वो हमेशा भारत की शासन व्यवस्था को परेशान करना चाहता था, अच्छे ढंग से संचालित नहीं होने देना चाहता था। और इसके लिए जब भी उसको मौका मिला तब उसने भारत विरोधी कार्यों को पनाह देने का कार्य किया। 1984 में सिख दंगे हुए। और ये सिख दंगे, इसमें क्या हुआ? इसमें हिंदू और सिख इनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। तो इंदिरा गांधी के माध्यम से एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और उसके माध्यम से क्या हुआ? भारतीय सेना ने अमृतसर में जो उग्रवादी छुपे हुए थे, सिख उग्रवादी, उनको बाहर निकालने के लिए गोलीबारी करना शुरू कर दिया। और उसमें जो उनका धार्मिक स्थान है अमृतसर, ठीक है, और उस धार्मिक स्थान को जो चोट पहुंची, जो नुकसान हुआ, उससे सिख जो थे वो किसके विरोधी हो गए? हिंदुओं के विरोधी हो गए, इंदिरा गांधी के विरोधी हो गए। फिर बाद में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई 2 सिख सरदारों के माध्यम से, जो उनके अंगरक्षक थे। और उसके कारण क्या हुआ? हिंदू और सिखों के मध्य में संघर्ष शुरू हो गया, जो सिख दंगों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसमें पाकिस्तान ने बहुत सहयोग किया। वो सिखों को उन्होंने संसाधन उपलब्ध करवाए, हथियार उपलब्ध करवाए और पैसा देना प्रारंभ किया, ताकि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे ढंग से कार्य न कर सके। इसके बाद में हम बात कर लें 1993 में, 12 मार्च को 1993 में मुंबई में बम विस्फोट हुआ। और इस बम विस्फोट के माध्यम से भी पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान का इसमें हाथ माना जाता है। और पाकिस्तान ने क्या किया? हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को जब भी मौका मिला, चाहे वो 1985 में खालिस्तान की मांग हो, ठीक है, 1993 में मुंबई बम विस्फोट हो, 1984 में सिख दंगे हों, इनके माध्यम से पाकिस्तान ने भारत विरोधी कार्यों को अंजाम दिया। तो एक प्रकार से सांप्रदायिकता के उदय में पाकिस्तान का भी क्या है? हाथ है। कर लें तो चौथा बिंदु अपना आ जाता है सरकार की उदासीनता। सांप्रदायिकता का एक कारण ये भी माना जाता है कि सरकार जो है उसने अपनी अच्छी भूमिका नहीं निभाई। कि जब भी कोई सांप्रदायिक घटना घटित होती है, छोटी सी कोई सांप्रदायिक घटना घटित होती है, तो सरकार ने
उसे छोटा मान करके उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, और उसके कारण वो जो घटना है वो बड़ी होती चली गई और एक सांप्रदायिक आधार पर सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या बन गई कि धर्म के आधार पर अगर कोई भी घटना है, वर्गों के आधार पर अगर कोई संघर्ष शुरू होता है तो सरकार को उसमें अपनी अच्छी भूमिका निभानी चाहिए, उन घटनाओं को रोकना चाहिए। लेकिन सरकार अगर उदासीन रहेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये सांप्रदायिक घटनाएं या छोटी छोटी जो घटनाएं वो बड़ा रूप लेकर के सांप्रदायिक संघर्ष में बदल जाएंगी। तो एक प्रकार से ये सरकार की उदासीनता मानी जाती है। आगे हम बात कर लें तो वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति देखो, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो उनका उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से, ठीक है, वोट प्राप्त करना, चाहे उसका तरीका सही हो या गलत हो। ठीक है, अब होता क्या है कि राजनीतिक दल अलग अलग वर्गों को, जैसे एक राजनीतिक दल है, जैसे मान लो बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी पार्टी ने किसी एक वर्ग को सपोर्ट किया। ठीक है, तो बीजेपी पार्टी की बात कर लें, बीजेपी पार्टी ने मान लो किसी एक वर्ग को अपना सहयोग प्रदान किया, उसके पक्ष में कार्य करना प्रारंभ किया, उसको अपना समर्थन देना प्रारंभ किया। मान लो दूसरी पार्टी की बात कर लें, दूसरी पार्टी ने दूसरे वर्ग को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ पर बढ़ावा किसके माध्यम से दिया जा रहा है, राजनीतिक दलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इन वर्गों के माध्यम से संघर्ष शुरू हो जाएगा और उससे इन पार्टियों को उस वर्ग से संबंधित क्या मिल जाएंगे, वोट मिल जाएंगे। तो वो तो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसा कार्य करते हैं और जनता, भोली वाली जनता जो है वो आपस में एक दूसरे से लड़ करके अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। तो वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों को अपना सहयोग और समर्थन दे करके उससे संबंधित वोट को प्राप्त करने का कार्य करते हैं, जो भी भारत में सांप्रदायिकता की समस्या को बढ़ाता है। और अंतिम बिंदु अगर हम आज का लें तो विदेशी धन। अगर विदेशी धन की बात करें तो देखो, विदेशी धन जो है वो भी एक प्रकार से देशों के मध्य में जो शासन व्यवस्था संचालित होती है उस पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जितने भी आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं उसमें विदेशी धन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेशी धन से क्या हो रहा है, जैसे भारत में हम बात कर लें, तमिलनाडु जो राज्य है, वहाँ तमिलनाडु राज्य में जो गरीब हैं दलित, उनको, तो दलित किस में आते हैं, हिंदू में, तो उनको हिंदुओं से क्या बनाया जा रहा है, मुसलमान बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए उन्हें क्या दिया जा रहा है, इसके लिए उन्हें पैसा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जब वो हिंदू से मुसलमान बनेंगे तो फिर भारत में जो हिंदू हैं वो इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, और ऐसी घटनाओं से क्या होगा, सांप्रदायिक तूल दिया जाएगा, सांप्रदायिकता के भाव विचार बढ़ेंगे और समाज में, राज्य में संघर्ष की शुरुआत हो जाएगी। तो विदेशी धन के माध्यम से भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे तमिलनाडु। तो आज हमने पढ़ा सांप्रदायिकता की सामान्य जानकारी, जिसमें सांप्रदायिकता का अर्थ है, उसका उद्देश्य है, सांप्रदायिकता का उदय कब हुआ और सांप्रदायिकता के कौन कौन से कारण रहे हैं।